अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छी फसल के लिए आम के बागों की देखरेख। बोनसाई पौधे तैयार कर कमा सकते हैं अच्छी आमदनी। आम के बाग से अच्छी उपज वही किसान ले पाते हैं जो बाग का ध्यान रखते हैं, और सबसे अधिक ध्यान फलों की तोड़ाई के बाद देना होता है, तभी अगली उपज अच्छी मिलेगी। लेकिन इस वक्त बहुत कम ही किसान बाग का उचित प्रबंधन करते हैं, जबकि इस समय बाग की काट के बाद कई कार्य करने होते हैं, जिसके बारे में विस्तार से बता रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला भागलपुर की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुमारी। हमारी कटाई छटाई हो गई है। कटाई छटाई के बाद हमको इसमें हल्की जुताई करनी चाहिए। हमको इसमें गहरी जुताई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गहरी जुताई करने से बगीचे में पौधों का जड़ कटता है, जिससे कहीं न कहीं उसके अवशोषण क्षमता पर असर पड़ता है। और जुताई से पूर्व हमको पेड़ का जो तना है उसको नीचे से लेकर के ऊपर 3 फीट तक गहरा चूना और तूतिया के घोल को मिला करके पेंट करना चाहिए। ऐसा पेंट आप करें, कोशिश करें। बहुत सारा आम का पेड़ रहता है जिसके तना में दरार होता है, उसका पहले उपचार कर लें। उसका उपचार कैसे करें? उस तना के छेद को बड़ा करें और सेल्फॉस पाउडर मिलता है बाजार में। सेल्फॉस पाउडर को आप किसी सिरिंज में डाल लें, और डाल करके अगर सेल्फॉस पाउडर ना उपलब्ध हो रहा हो तो आप किसी लोहा का पतला सा रॉड ले लें और उसके आगे में रुई लगा लें, और रुई को डीजल या पेट्रोल में भिगो दें और उस छिद्र के द्वारा उस तना में अंदर डाल दें, और डालने के बाद उसे मिट्टी से पेस्ट कर दें, गहरी मिट्टी से पेस्ट कर दें। इनको करने के उपरांत आप तने की पुताई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब आपको बाग में पोषक तत्व देने के लिए काम करना है और सही तरीके से खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना है, जिसमें गोबर की खाद, यूरिया, डीएपी, पोटाश और सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब जुताई हो जाने के बाद आप अपने पौधों में थाला बनाएं। थाला ना बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि पौधे की उम्र के आधार पर, या खास करके जब पौधा दोपहर में धूप होता है तो जहाँ पर उसका छाया गिरता है उसे मुख्य तना से नाप लें, और नापने के बाद उसे बराबर 3 भागों में बांट लें। अंदर वाले को छोड़ दें, बाहर वाले को छोड़ दें, और जो बीच में रहता है उसमें आप कुदाल से या किसी यंत्र के द्वारा थल्ला बना लें, और अब उसमें उर्वरक को दें। 1 केजी यूरिया,
750 ग्राम DAP और 1.5 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना है। प्रत्येक 3 वर्ष पे उसमें आपको बोरान डालना है। इस तरह से बना करके मिक्सचर बनाइए और ध्यान दीजिए कि हमेशा उर्वरक देते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कंपोस्ट का पहले एक हल्का सा लेयर बिछा लें, उसके बाद उस पर यूरिया, DAP और पोटाश का मिक्सचर डालें और फिर पुनः उस पर से कंपोस्ट डाल दें। तो इससे क्या होगा, वह 2 पैड के बीच में आ जाएगा, जिससे पौधों को धीरे धीरे करके पौधों को आपके उर्वरक को बहने नहीं देगा, उर्वरक को जड़ों में बहुत दिनों तक बना करके रखेगा। अब उसे मिट्टी से ढक दें। इन खाद उर्वरकों को देने में समय का ध्यान रखें। बताई गई डोज में से यूरिया की पूरी मात्रा जुलाई में देनी चाहिए। DAP और पोटाश अक्टूबर माह में देना चाहिए। इसके अलावा गोबर की खाद जुलाई में भी और अक्टूबर में भी देनी चाहिए। आम के बागानों में कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे फलों का गिरना, फटना, गोंद आना और कालापन। इन समस्याओं से बचने के लिए अक्टूबर में ही उर्वरकों के प्रयोग के 8 से 10 दिन बाद सूक्ष्म तत्वों में 150 ग्राम बोरेक्स, 200 ग्राम जिंक सल्फेट, 100 ग्राम नीला थोथा और 100 ग्राम फेरस सल्फेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। और एक और बात का ध्यान रखें कि किसी भी दानेदार कीटनाशक का उर्वरक के साथ मिला करके जरूर दें। उससे आपको फायदा क्या होगा कि जो आपके नए कल्ले आएंगे उसको वो संरक्षित रखेगा, उस पर कीट का आक्रमण नहीं होने देगा। अब माह अक्टूबर आ गया है। अक्टूबर में किसान भाइयों को जो कल्ले आ गए हैं पौधों पर, उन कल्लों को बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों को कॉपर ऑक्सी के और उसे पौधों पर छिड़काव करें। छिड़काव करने से पूर्व इसमें स्टिकर और शैम्पू अवश्य मिलाएं। इससे आपको दवा उसमें चिपक जाएगा और जो कल्ले नए आए हैं उनकी सुरक्षा होगी। अब एक दूसरी मुख्य समस्या आती है, नवंबर का माह आ गया। नवंबर में पुनः बगीचे की जुताई करें। और दूसरा चीज है, बहुत ही भयानक रूप से आक्रांता फैल रही है रेड बैंडेड कैटरपिलर का। रेड बैंडेड कैटरपिलर को नियंत्रित करने का समय नवंबर दिसंबर, फूल आने से पहले किसान भाइयों को इसे नियंत्रित कर लेना चाहिए। और इसके लिए हमारे किसान भाइयों को क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का जो घोल होता है वो 1.5 ml 1 लीटर पानी में डालकर स्टिकर और शैम्पू के साथ पत्तों पर ना छिड़काव करें, तना पर छिड़काव करें। जितना तना है नीचे से ले करके ऊपर के तना तक का छिड़काव करें, क्योंकि वो जो कीट होता है उसका जो लार्वा अंडा वाला स्टेज होता है, प्यूपा वाला स्टेज होता है, वो तना के 2 सेंटीमीटर के अंदर छुपा रहता है और वो दवा अंदर तक जा करके उसे मारता है। इससे आप आक्रमण को, रेड बैंडेड कैटरपिलर के आक्रमण को रोक सकते हैं। और रोकने का समय, कीट को रोकने का समय अभी ही है। फरवरी अगर अभी ना करें और फरवरी में लगातार करें तो उतना हम लोग कीट को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वो अभी जागें और अपने आम के बागों का प्रबंधन अभी करें, ससमय करें, ताकि उनको गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
शहरीकरण के बढ़ने से वन बड़ी तेजी से नष्ट हो रहे हैं। ऐसे में शहरी क्षेत्र लोग बोनसाई पौधों को तैयार करके घर में ही बड़े वृक्षों का आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, बोनसाई ऐसी कला है जिससे वो बड़े वृक्षों को छोटे रूप में तैयार किया जाता है। अगर आप चाहें तो इसको बिजनेस के रूप में भी ला सकते हैं और कर भी सकते हैं और इससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं इस फील्ड में करीब 23 साल से हूँ और मेरे यहाँ कम से कम 500 प्लांट हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर। काफ़ी वैरायटी है। मुझे वैरायटी में काम करना बहुत पसंद आता है। हर कोई फाइकस की वैरायटी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो जल्दी मरता नहीं है, हार्डी प्लांट रहता है, वो काफ़ी साल तक चलता है। पर मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं हर पौधों पे काम करना चाहती हूँ। बोनसाई यानी वृक्षों का बौना रूप, जो शौक के तौर पर लोग अपने घरों पर गमलों में लगाते हैं, जो देखने में काफी अच्छा लगता है और आसपास के माहौल को खुशनुमा बनाता है। लेकिन इस तरह के पौधों की विशेष देखरेख करनी पड़ती है। पौधे बोनसाई के जो होते हैं बहुत डेलिकेट होते हैं, उनमें मिट्टी बहुत कम होती है, इसीलिए वो जल्दी सूख जाते हैं। उसकी कुछ मिट्टी ऊपर से निकाल कर 5 भाग कोकोपीट ले लीजिए, 1 भाग मिट्टी ले लीजिए, उसको अच्छी तरह से मिक्स करिए और बोनसाई के जितनी भी ऊपरी की परत है उनको थोड़ा सा मिट्टी निकाल कर आप उस कोकोपीट की मिट्टी को उसमें डाल दें तो उससे ठंडक पहुंचती है। दूसरा, आप चाहें तो उसमें आप कंडे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कंडे का इस्तेमाल करना मतलब वो भी आपको बहुत अच्छा ठंडक देगा और पूरे बोनसाई को कवर कर देगा। तीसरा, आप चाहें तो वो जो बोरी होती है उसका इस्तेमाल भी आप कर सकती हैं, या फिर आप के पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो मॉस, बहुत अच्छी मॉस लेकर, उसकी थिकनेस खूब अच्छी होनी चाहिए बोनसाई में, जो उसको पूरा कवर कर ले, जिससे कि पानी डालें तो वो मिट्टी भी ना बहे और वो उसको ठंडक पहुंचाते रहे धीरे धीरे। गर्मी के दिनों में आपको सुबह जो है पानी देने का समय जो होता है वो 10 बजे से पहले देना होना, और इवनिंग में जो है यानी शाम के टाइम आपको 6 बजे के बाद देना है। पूरे पौधों को नहलाएं, स्प्रे करें, तो उससे पौधे के जो पत्ते होते हैं वो ख़राब नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आप आइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ टुकड़े गर्मी के दिनों में धूप में आप आइस भी डाल सकते हैं, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो पानी ज़्यादा नहीं मांगते हैं, जैसे जेड है, एडिनियम है। ये पौधे को आप धूप में भी बहुत अच्छे से रख सकते हैं, उसको नेट की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे कितनी भी गर्मी हो, वो जितने धूप में रहेंगे उतना उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। बाकी कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जो सिर्फ मतलब छाया में रहना पसंद करती हैं, उनको आप अलग रखें, और जो थोड़ा सा धूप बर्दाश्त कर सकती हैं फाइकस की वैरायटी, उनको शेड में अलग शेड में रखें, जिससे पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो छाया में रहते हैं उनमें ज़्यादा पानी देने से भी वो ख़राब होते हैं, चाहे वो गर्मी का सीज़न हो या फिर ठंड का हो या बारिश का हो, उनकी देखभाल थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। बाकी और भी प्लांट हैं कुछ ऐसे, जैसे राइटिया है। गर्मी के दिनों में राइटिया का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो हमेशा उसकी मिट्टी गीली होनी चाहिए, वरना वो प्लांट मर जाता है। जैसे जेड और एडिनियम पानी ज़्यादा नहीं मांगता है। गर्मी के दिनों में भी अगर आपने जेड और एडिनियम में पानी 1 हफ्ता नहीं दिया तो भी वो जीता है और अच्छा सर्वाइव करता है। बाकी हम लोग जैसे बॉक्सवुड वगैरह है, इसमें बहुत ज़्यादा अगर आपने पानी डाला तो वो पौधा ख़राब होने लगता है। बॉक्सवुड की भी 3-4 वैरायटी होती हैं, तो उसके हिसाब से भी बॉक्सवुड बहुत डेलिकेट होता है, हमें उस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। बोनसाई में
जितनी रूट्स अच्छी हेल्दी होंगी वो पुराना प्लांट दिखता है। ऐसा नहीं कि आपके दुबले पतले हैं तो वो रूट्स नहीं दिख रही हैं तो वो बोनसाई है। ठीक है, वो मामे वगैरह में चलता है। जो 60 सेंटीमीटर के ऊपर का प्लांट होता है उसकी रूट्स को बहुत अच्छे ध्यान में रखना चाहिए और उनकी रूट्स को हमेशा फैला के रखना चाहिए। तो आपको एक बहुत अच्छा खूबसूरत प्लांट दिखे, मतलब एक पेड़ दिखेगा। इन पौधों में कुछ समस्याएं कई छोटी छोटी गलतियों के कारण आती हैं, इसलिए आप सभी इन बारीकियों को जानें और उसको ठीक ढंग से अपनाएं, नहीं तो आपका बेशकीमती पौधा खराब हो सकता है। वैसे तो देखिए, मॉस भी आपको हर जगह मिल जाएगी आजकल, कोकोपीट भी मिल जाएगा। मॉस जो है, आप देखे होंगे तालाब के पास में बहुत सारी काई निकलती है, उसी से मॉस तैयार होती है। कोकोपीट जो है वो नारियल का जो छिलका होता है उससे तैयार होती है। तो वो 5 किलो का केक बना के रखते हैं। उसका प्रोसेस क्या है कि एक टब में आप वो कोकोपीट को डाल दें और पानी डाल के छोड़ दें, तो वो क्या होता है, पूरा खिल जाता है। तो आपका 1 बोरी 2 बोरी आपका तैयार हो जाता है। और जब उसको धूप में सुखा दीजिए। धूप में सुखाने के बाद उसके बाद ही आप उसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो मिट्टी में कीड़े वगैरह जल्दी लग जाएंगे। अब जैसे बहुत सारी सब्जियां वगैरह ख़राब हो जाती हैं, मतलब छिलके वगैरह जो होते हैं, आप उसकी भी खाद बना सकते हैं अगर आपके घर में जगह है तो। फंगस भी बहुत जल्दी लगती है, जैसे हिबिस्कस में फंगस बहुत लगती है, उसमें आपका नीम के तेल का स्प्रे करना चाहिए। और नीम के तेल का स्प्रे करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि फंगस जल्दी नहीं लगता। आप बेबिस्टिन का भी स्प्रे कर सकते हैं। अब कुछ पत्ते की ग्रोथ रुक जाती है जैसे गर्मी के दिनों में, तो आप क्या कर सकती हैं, नीम की खल्ली और सरसों की खल्ली की जो खाद बनती है उसको छान के 1 लीटर पानी में 10 बूंद उसका खाद का डाल के पत्तों में स्प्रे करेंगी तो पत्ते अच्छे होंगे गर्मी के दिनों में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो खाद बहुत तेज होती है। बोनसाई में प्रोनिंग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अनुकूल वातावरण में पौधे का अनावश्यक विकास होने लगता है, जिसे सही आकार देने के लिए प्रोनिंग करना पड़ता है। और यही कार्य बहुत सावधानी से करना होता है और सही समय पर करना होता है। प्रूनिंग इसलिए करनी पड़ती है कि खूब झाड़ जैसे हो जाते हैं तो थोड़ी सी प्रूनिंग की, बहुत हार्श प्रूनिंग ना करें जिससे पौधा खराब हो सकता है। बड़े पौधों को तो आप प्रूनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। छोटे प्लांट को हम लोग बहुत केयरफुली करते हैं क्योंकि छोटे पौधे जल्दी मरते हैं। गर्मी में पौधे बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। बड़ वगैरह को भी अगर ज़्यादा हार्श प्रूनिंग कर दें तो बड़ भी मर जाता है। पीपल है, बड़ है, ये सब भी खराब हो जाते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए गर्मी के दिनों में। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसानों ने धान की फसल लगा रखी है, उनकी फसल कहीं बढ़वार तो कहीं पुष्पन अवस्था पर है, लेकिन इस मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर कई प्रकार के रोग देखने में आ रहे हैं, जिनका सही वक्त पर नियंत्रण नहीं करने पर पैदावार में भारी कमी आ सकती है। तो चलिए धान की फसल में रोगों की रोकथाम के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र टर्की मुजफ्फरपुर की कृषि विशेषज्ञ BC अन्नू से।
प्रमुखतः लगने वाले रोग और कीटों के विषय में आपको जानकारी दूंगी। धान में प्रमुखतः इस समय में जो और रोग लग रहे हैं उनमें मुख्यतः जो रोग हैं वह हैं फॉल स्मट और शीथ ब्लाइट रोग। फॉल स्मट रोग में क्या होता है कि जो अगेती फसल है हमारे किसान भाइयों ने लगाई हुई है, उनकी जो किस्में हैं जो ऊंची और मध्य भूमि पर लगती है, राजेंद्र भगवती और राजेंद्र नीलम, उनमें अब जो है बालियां आनी शुरू हो गई हैं। और उनमें क्या होता है कि अभी जो अत्यधिक बारिश आ रही है उनकी वजह से जो है धान में जो बालियां हैं उनमें हरे और पीले रंग के बड़े दाने आने शुरू हो गए हैं, जो आगे चल करके काले हो जाएंगे, जिनकी वजह से जो है उसे हम फॉल स्मट रोग कहते हैं, जिनकी वजह से जो है हमारे जो ईल्ड है हमारे उसमें नुकसान होगा। तो उसके रोकथाम के लिए सर्वप्रथम जो है हमें क्या करना चाहिए कि बीजोपचार तो करना ही चाहिए, उसके साथ साथ कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% का मिश्रित कवकनाशी का स्प्रे एक करना चाहिए, जिसकी दर है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसमें छिड़काव करना चाहिए। यदि समस्या आगे फिर से आती है तो प्रथम स्प्रे के 15 दिवस बाद फिर दोबारा से सेकंड स्प्रे करना चाहिए। सफेदा रोग ये फसल में लौह तत्व की कमी के कारण होता है। इस रोग के लक्षण की बात करें तो इसके प्रकोप से नई पत्तियां कागज जैसी सफेद निकलती हैं। बता दें कि धान में ये रोग नर्सरी तैयार करते वक्त अधिक लगता है। इस रोग के निदान के लिए 20 किलोग्राम यूरिया 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा आप इसके नियंत्रण के लिए 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया अथवा 2.5 किलोग्राम बुझे हुए चूने को प्रति हेक्टर लगभग 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अब जो दूसरा रोग जो आता है वह है शीथ ब्लाइट रोग। इस रोग में क्या होता है, यह बिहार के कंडीशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है अभी के समय में। तो इस रोग में सर्वप्रथम जो है जो पत्रावरण है वहाँ पर जो है हरे भूरे रंग के जो है धब्बे हो जाते हैं। उस वजह से क्या होता है कि ये जो धब्बे हैं वो धीरे धीरे करके जब इनको अनुकूल वातावरण मिलता है तो यह जो है रोग आगे पूरे पौधे में फैल जाता है। इसकी वजह से जो है हमें बहुत फसल को काफ़ी क्षति पहुँचती है। तो इस वजह से जो है इसका जो हम सबसे ज़्यादा इसके प्रबंधन के लिए क्या करते हैं कि बीजोपचार करते हैं ट्राइकोडर्मा से, जिसका जो है ये एक जैविक कवकनाशी है, जिसका जो है 5 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से हम जो है बीजोपचार करते हैं। और दूसरा है कि हम कार्बेंडाजिम 50% WP का जो है हम एक स्प्रे कर सकते हैं 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके, उससे जो है और दूसरा स्प्रे ठीक 15 दिवस बाद दूसरा छिड़काव करना चाहिए। इससे धान का खैरा रोग ये समस्या जस्ते की कमी के कारण होती है। इस रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और बाद में पत्तियों पर कत्थई रंग के छिटकवा धब्बे उभरने लगते हैं। रोग की तीव्र अवस्था में रोग ग्रसित पत्तियां सूखने लगती हैं, कल्ले कम निकलने लगते हैं और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। आती है जिसे हम कहते हैं कि ये कीट और रोग किससे संबंधित नहीं है, यह है खैरा रोग। जो जिंक की मात्रा जो मृदा में हमारी डेफिशिएंसी हो जाती है, जो कमी हो जाती है, उसकी वजह से जो खैरा रोग आता है, उसकी वजह से हम क्या करना, उसकी वजह से जो हमारा फसल होता है उसमें पहले पत्ते पीले हो जाते हैं और बाद में जाके कत्थई हो जाते हैं। तो उससे हमें निदान पाने के लिए जो प्रबंधन के लिए जो हमारा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो जिंक सल्फेट है और बुझा हुआ चूना, उसका 100 ग्राम जिंक सल्फेट और 50 ग्राम बुझा हुआ चूने की मात्रा 15 से 20 लीटर पानी में मिला करके आपको स्प्रे करना चाहिए। इससे जो है ये जो रोग है खैरा रोग जो है जिंक डेफिशिएंसी वाली, इससे निदान मिलेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव पाकरी जिला जहानाबाद के किसान बीरपाल रंजन ने। आप बैंगन की फसल में छोटी पत्ती रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो बीरपाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। बैंगन की जो फसल है उसमें हम देखते हैं कि छोटी पत्ती का रोग आता है और ये जो रोग है
बैगन की फसल में माइकोप्लाज्मा के कारण होता है और ये जो माइकोप्लाज्मा है पौधे में कीट के थ्रू या कीट के द्वारा प्रवेश करता है और ये जो कीट है इसको हम हरा फुदका या इसको लीफ हॉपर के नाम से जानते हैं और जब एक बार ये बीमारी से प्रभावित हो जाता है तो इसके कारण फसल में जो नुकसान है वो हमें आप फसल की बढ़वार से लेकर फसल जो फल बनाता है उस पे तक देखने के लिए मिलता है। हम देखते हैं कि जब इसके लक्षण की हम बात करें तो जो पौधा है उसकी पत्तियां आप जब देखेंगे कि पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं, साथ ही साथ इसकी जो पौधे की लंबाई है वो भी सामान्य पौधों की लंबाई से बहुत कम देखने को मिलती है। अब बात आती है कि इससे सुरक्षा किसान भाई कैसे करें, इस रोग को आपके क्षेत्र में या आपके खेत में आने से कैसे रोकें। तो जो सबसे पहली आवश्यक जानकारी है जो किसान भाई जिसको आपको हमेशा करना चाहिए वो ये है कि आपके प्रक्षेत्र के आसपास जितने भी खरपतवार जिसको हम खर बोलते हैं वो आप पहले उसको हटा दें। हटाने के साथ साथ अगर आपके आसपास किसी भी तरीके से धतूरा या इस तरीके के जंगली बैगन की कोई प्रजाति लगी हुई है उनको भी आप हटा दें। दूसरा, जब भी आप पौधे की रोपाई करते हैं तो नर्सरी में हमको प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। आप जब भी बीज को लगा रहे हैं उसको बीज उपचार करके लगाएं। रोपाई कर देते हैं उसके 15 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या 1 महीना हम देख लें तब पौधा जो है वो कोमल अवस्था में होता है और इसी समय जो कीड़े हैं वो आके इसमें रस चूसने का काम करते हैं और जब वो रस चूसते हैं उसी समय जो हमारा जो माइकोप्लाज्मा डिसीज जो इसका वेक्टर है या इसका वाहक है इसको अंदर पौधे के अंदर प्रवेश करवा देता है। तो हमको क्या करना है, वाहक का नियंत्रण करना है। वाहक नियंत्रण के लिए बहुत सारी रासायनिक दवाएं उपलब्ध हैं। उसमें जो हम देखते हैं जो सबसे प्रभावी दवा है वो आती है थियोमेथॉक्सिम। इसको आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से देना है। इसके अलावा एक और इसका कॉम्बिनेशन है थियोमेथॉक्सिम प्लस लेम्डासाइलोहेथ्रिन। इस दवा की 80 ग्राम मात्रा आपकी प्रति एकड़ में लगती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम सुरक्षा को प्रारंभ से करके रखें तो लास्ट तक हमको जब फसल की बढ़वार होती है या फल आता है तब हमको ज्यादा सुरक्षा के उपाय कम करने पड़ते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।